1980 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम चाइना से लगभग 2 गुनी थी। आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया जो इंडिया मिस कर गया? चलिए समझते हैं हमसे कहाँ गलतियां हुई। ये नंबर्स देखिए, ये कोई मामूली आंकड़े नहीं हैं। ये उन ऐतिहासिक फैसलों की कहानी बयां करते हैं जिन्होंने दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। मतलब सोचने वाली बात है कि एक देश जो पीछे था वो अचानक से मीलों आगे कैसे निकल गया। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एक समान शुरुआत से लेकर चीन के मास्टर स्ट्रोक, हमारी ऐतिहासिक गलतियां, दशकों का रिपोर्ट कार्ड और आखिर में भारत के सामने खड़े आज के नए अवसरों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1980 के उस शुरुआती बिंदु की, जहां दोनों देश लगभग एक ही कतार में खड़े थे। 1980 में दोनों ही देश विशाल थे। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर टिकी थी और गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जरा इस बदलाव के स्केल को देखिए। उसी समान शुरुआती बिंदु से निकलकर 2025 आते आते चीन की नॉमिनल जीडीपी 19.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और भारत, हम 4.1 ट्रिलियन डॉलर पर रहे। जो भारत कभी चीन से अमीर हुआ करता था, आज वही चीन हमसे लगभग 4.8 गुना आगे खड़ा है। इस भारी उलटफेर के पीछे ये एक विचार बहुत अहम था। 1978 में डेंग शॉपिंग ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, जब तक वो चूहा पकड़ती है। ये बस एक कहावत नहीं थी, ये चीन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी सख्त विचारधारा को किनारे रखा और पूरी तरह से व्यावहारिकता अपना ली। मतलब नीतियां जो भी हों, बस रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी समय भारत वापस उसी सख्त नियंत्रण वाले लाइसेंस राज की ओर लौट रहा था। अब समझते हैं चीन के उन मास्टर स्ट्रोक्स को जिन्होंने उनके विकास के इंजन में असल मायने में ईंधन भरा। चीन ने 1980 में ही एक बहुत बड़ा दांव खेला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ बनाकर। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया, कम टैक्स और आसान नियम। इसका नतीजा ये हुआ कि शेंज़ेन जैसा एक साधारण सा मछुआरों का गांव देखते ही देखते 500 अरब डॉलर के महानगर में बदल गया। और हमने ये SEZ वाली नीति अपनाने में पूरे 25 साल लगा दिए। 2005 में शुरुआत तो हुई, लेकिन वो भी लगातार भूमि विवादों और लाल फीताशाही में उलझ कर रह गई। चीन का दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मिशन बना लिया। सब कुछ बनाओ और सब कुछ एक्सपोर्ट करो। सस्ती जमीन और सस्ते श्रम के दम पर उन्होंने अपनी जीडीपी का 35% तक हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से हासिल किया। वहीं भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना। हम कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर में छलांग लगा गए और मैन्युफैक्चरिंग का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। और इस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसका पैमाना तो देखिए, 1,77,000 किलोमीटर। ये आज उनका एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। उन्होंने बिना हिचकिचाए अपनी जीडीपी का 8 से 10% हिस्सा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंक दिया। इसी से शेंज़ेन स्पीड का जन्म हुआ, जहां गगनचुंबी इमारतें कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाती थीं। इसके अलावा कुछ और बड़े कैटलिस्ट भी रहे, जैसे 2001 में WTO में एंट्री मिलना, जिसके बाद उनके एक्सपोर्ट्स में मानो एक विस्फोट सा हो गया। इसके साथ ही हर साल 80 लाख इंजीनियर्स तैयार करने वाली मास टेक्निकल एजुकेशन, और इन सबसे ऊपर एक दल वाली सरकार होने का फायदा, जिससे बिना किसी राजनीतिक विरोध के फैसले तुरंत लागू हो जाते थे। इन सब चीजों ने मिलकर चीन को पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। तो ये तो बात हुई चीन की, लेकिन हमारी प्रगति पर ब्रेक कैसे लगा? आइए भारत की उन ऐतिहासिक गलतियों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी रुकावट थी ये लाइसेंस राज की व्यवस्था। सोचिए, 1947 से लेकर 1991 तक लगभग 44 सालों तक इस भारी भरकम नौकरशाही ने उद्यमशीलता का गला घोट कर रखा। हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी परमिट लेना पड़ता था। इसने भ्रष्टाचार को बढ़ाया और विदेशी निवेश कोसों दूर रहा। सिर्फ इसी एक व्यवस्था के कारण भारत चीन के 1978 के सुधारों के मुकाबले सीधे सीधे 13 साल पीछे रह गया। एक और बहुत बड़ा फर्क एजुकेशन के मोर्चे पर आया। हमने IITs और IIMs जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बनाए, ग्लोबल IT सेक्टर में अपना डंका बजाया, जो कि शानदार था। लेकिन इस दौरान हमारी प्राइमरी एजुकेशन पीछे छूट गई। करोड़ों लोग अनस्किल्ड रह गए। इसके उलट चीन ने बड़े पैमाने पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी।
उन्होंने वेल्डर, फिटर, ऑपरेटर सबको हुनरमंद बनाया और अपनी पूरी आबादी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार कर दिया। जब 1991 में आखिरकार भारत में उदारीकरण आया, तब भी हमारे सुधार कहीं न कहीं अधूरे ही रहे। हमारे श्रम कानून इतने कठोर थे कि कंपनियों को डर लगता था। ऊपर से जमीन अधिग्रहण का वो पुराना 1894 का कानून जो प्रोजेक्ट्स को दशकों तक कोर्ट कचहरी में अटकाए रखता था। और रही सही कसर राजनीतिक अस्थिरता ने पूरी कर दी। 1989 से 1999 के बीच देश ने 7 प्रधानमंत्री देखे। जब सरकारें ही इतनी जल्दी बदल रही हों तो वो कंसिस्टेंसी और स्थिरता कैसे आती जो बड़े निवेश के लिए जरूरी होती है। चलिए इन सारी बातों को एक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं कि दशकों का ये रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है। दशक दर दशक इसे ट्रैक करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 80 और 90 के दशक में जहां चीन हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर सरपट भाग रहा था, वहीं भारत धीरे धीरे अपने आईटी सेक्टर और कुछ शासन सुधारों के जरिए नींद से जाग रहा था। 2000 के दशक में तो चीन के WTO बूम ने उसे बहुत दूर खड़ा कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2020 का दशक आते आते अब दुनिया के इस परिदृश्य में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी पड़ाव की, भारत के नए अवसर, क्योंकि अब हवा का रुख बदल रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। उनका रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़े संकट से गुजर रहा है, आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और युवाओं में बेरोजगारी चरम पर है। उनका इकोनॉमिक इंजन लड़खड़ा रहा है और ठीक इसी वक्त पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अपना जोखिम कम करने के लिए चाइना +1 विकल्प की तलाश में है। दुनिया अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। और इस ग्लोबल शिफ्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसे जरा ध्यान से समझिए। आज हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। युवाओं के इस विशाल ऊर्जा को जब हम यूपीआई जैसे हमारे कमाल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एज बनता है जो पीढ़ियों में सिर्फ एक बार मिलता है। एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां तो पहले ही इसका फायदा उठाने के लिए भारत का रुख कर चुकी हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये सुनहरी खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। हमारे पास मुश्किल से 10 से 15 साल का वक्त है। अगर हमें 1980 की गलतियां नहीं दोहरानी हैं तो हमें इन 4 स्टेप्स पर पूरी ताकत से काम करना होगा। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना किसी देरी के पूरा करना। दूसरा, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा देना। तीसरा, देश के हर युवा को बड़े पैमाने पर वोकेशनल ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाना। और सबसे जरूरी, हमारी प्रमुख आर्थिक नीतियों में लगातार निरंतरता बनाए रखना। अब एक सवाल आपके लिए, इंडिया कितने सालों में GDP में पछाड़ देगा? कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।